बात करेंगे हरियाणा की राजनीति पर जो इन दिनों गरमाई हुई है, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनाव के जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले आए। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 5 सीट बीजेपी ने गंवा दी और कांग्रेस को फायदा हुआ है। 5 सीट उन्होंने अपनी यहां पर जीत ली है और चंद महीनों बाद ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को पद को लेकर के रस्साकसी है। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो मनीष मित्तल है उनका नाम भी आगे आ रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी, क्योंकि कल राव इंद्रजीत सिंह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे चुनाव जीतने के बाद, तो बहुत सारी बातें कही। क्या अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी? तो ये कहीं ना कहीं राव का जो बड़ा बयान था उस पर चर्चा करेंगे। और हमने पहले भी कहा था क्या राव चुप रहेंगे या लड़ाई लड़ेंगे, तो उन तमाम चीजों पर विश्लेषण हम नरेश चौहान जी से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब राजनीतिक गर्माहट है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के उथल पुथल है उस पर चर्चा करेंगे। चौहान साहब, राव का बयान आपने सुन लिया, जीत के बाद जिस तरीके का बयान आया कि अब अहिरवाल से होकर के मुख्यमंत्री का रास्ता निकलता है, लड़ाई लड़ेंगे, या फिर जो राव की जो जीत हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद मोहनलाल जी। हम तो अपने पहले विश्लेषणों में इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, और हम ही नहीं, खुद राव इंद्रजीत सिंह, मतलब 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, और बीच बीच में भी राव इंद्रजीत सिंह के तलख तेवर खट्टर साहब के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ और प्रशासन सरकार के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियों और अव्यवस्थाओं के प्रति, चाहे वो मेवात में उस कलश यात्रा के दौरान हुई हिंसा का मामला हो या गुड़गांव में पानी जल भराव का मामला हो, तो ये बात हमने अपने पिछले विश्लेषण में कही थी कि भाई अब राव चुप रहेंगे या इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के बीच में उन्होंने इस बात को, हमारी इस चर्चा को कहीं ना कहीं सही साबित किया, और उन्होंने इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब लड़ाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री की लड़ाई उन्होंने खुले तौर पर अपने समर्थकों से कह दी है। तो अब वो लड़ाई की दिशा में, और आपने देखा, दर्शकों ने भी उस चीज को देखा सुना कि वो संतुष्ट नहीं है अपनी जीत से इतने कम मार्जिन से। मतलब उनकी उम्मीद 2-2.5 लाख वोट की, 3 लाख से भी ज्यादा 2019 में वो जीते थे, अब भी वो 2.5-3 लाख की जीत मान के चल रहे थे राज बब्बर जैसे बाहरी कैंडिडेट के सामने। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो और वो चीजें चली, विशेष रूप से जो एससी वर्ग है, उस वर्ग ने कहीं ना कहीं बहुत भारी करंट दिया, बहुत भारी ऊर्जा कांग्रेस पार्टी को दी। नहीं, राव को तो खुद मान रहे हैं, 4-5 राउंड तक तो बोला मेरे पसीने आते रहे, मैं भी चिंतित रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब कहें कि गुड़गांव बेल्ट खुली जिस तरीके से, तब थोड़ी बढ़त हुई तो राहत हुई। लेकिन कई सारी बातें कल उन्होंने कही है कि जो नाराज है उनको भी राजी करेंगे और एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है, मैं कई चुनाव में सुनता आ रहा हूं राव के बयान की, वही अहिरवाल से होकर के रास्ता निकलता है, लेकिन लड़ाई लड़ते तो है नहीं ना भाई। क्यों कमजोर नेतृत्व है यहां से, क्यों नहीं? यानी कि देखिए, उधर कहें कि धर्मवीर चुनाव जीत गए बीजेपी से, राव दान सिंह चुनाव हार गए। नहीं लगता अगर वहां चुनाव जीतते तो अहिरवाल का और रुतबा बड़ा होता? हमने मोहनलाल जी अपने विश्लेषण में इस चर्चा को भी काउंटिंग वाले दिन उस टाइम रखा था कि भाई क्या सिनेरियो हो सकता है। तो हमने बताया था कि भाई रोहतक और सिरसा सीट पर निगाह रहेगी, जो बीजेपी भी मान रही है कि यहां ये हमारा मार्जिन कम रहेगा, यहां कांग्रेस जीत सकती है। हमने कहा था मार्जिन रोहतक का ज्यादा रहेगा या सिरसा का, इस बात पर रहेगी।
और 2 सीटों के बाद कितनी सीट और बढ़त होती है, वहां फिर कांग्रेस में वर्चस्व डिसाइड हो जाएगा। अब क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई है और फ्री हैंड दिया था हुड्डा साहब को, मार्जिन में भी शैलजा से बड़ा मार्जिन दीपेंद्र का 3 लाख से भी ज्यादा, शैलजा का 2 लाख से ज्यादा। मतलब तो ये कहीं ना कहीं अब हुड्डा को बढ़त मिली है, फ्री हैंड मिला है। इसी तरीके से बीजेपी में भी अगर आप देखो तो जो परिणाम आए हैं, मनोहर लाल खट्टर अपने आप ही सीट निकाल पाया है, मार्जिन चाहे 2 लाख का रहा हो, लेकिन उसका असर किसी दूसरी सीट पर नहीं देखने को मिला। नवीन जिंदल ने बड़ी मुश्किल से अपनी लाज बचाई है। धन बल, बाहुबल, मोदी और सारे सब चीज करके, अभय चौटाला और मतलब वो सब चीजें मिलाकर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी सीट बचाई है। कृष्णपाल गुर्जर इंडिपेंडेंटली, वो हरियाणा प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भी रहा हुआ है, मतलब खट्टर साहब का या किसी और का उसमें कहीं कोई दखल नहीं है। तो ये 3 सीट इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाकी जो 2 सीट है, गुड़गांव की और भिवानी महेंद्रगढ़ की, वो दोनों सीट राव ने अपने नाम कर ली, क्योंकि वो जाके धर्मवीर को और इस अहीरवाल की बेल्ट में जो 11 सीटें वो क्लेम करते हैं, तो उन 11 में से 10 सीटों पर राव ने बीजेपी का कमल खिलवा दिया। कोसली में 2 वोट से कांग्रेस जीत गई, तो वरना वो 11 की 11, और उसमें भी हमने बड़ा स्पष्ट कहा था मोहनलाल जी कि ये कहीं ना कहीं एक अंदर खाने डील भी हुई है इन परिणामों से। हम पहले भी चुनाव परिणाम से पहले चुनावी चर्चा में इस बात को कह चुके थे कि अपने कांटे निकालने के लिए हुड्डा साहब ने भी गेम खेला है और खट्टर साहब ने भी गेम खेला है, और खट्टर साहब ने और हुड्डा साहब ने और राव इंद्रजीत सिंह ने मिलकर भी कोई ना कोई गेम खेला है। लेकिन जो आप कह रहे खेल खेल लिया, खेल में नुकसान भी तो कर दिया आपने। भिवानी महेंद्रगढ़ गवा दी, गुरुग्राम सीट गवा दी, ये 2 सीट तो बड़ी इंपोर्टेंट थी कांग्रेस के लिए, दोनों गवा दी कांग्रेस ने। तो हुड्डा आप कह रहे फ्री हैंड मिलेगा, खेल है मोहनलाल जी, ये खेल है। अब लड़ाई जो है, अब लड़ाई हरियाणा की राजनीति में, खट्टर साहब बाहर, नायब सैनी अब कितने दिन रहते हैं, मतलब कुछ नहीं पता उनका, क्या मैं कह सकते हैं भाई कुर्सी पर कब तक हैं वो। अब लड़ाई कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी में राव इंद्रजीत सिंह। अब लड़ाई दोनों की दोस्ती भी जग जाहिर है, और यही तो खेले होते हैं कि सीट गंवानी भी पड़ती है और सीट अपना पक्ष मजबूत करने के लिए हासिल भी करनी पड़ती। तो आप जब कह रहे हैं अहीरवाल में राव उभर के आए हैं, लेकिन इतना मार्जिन तो उनका जीत का नहीं है जो पिछली बार जैसे आप कह रहे थे 3 लाख से ज्यादा से, अब वो मामूली अंतर से जीते हैं, कोई खास अंतर नहीं है, लाख से भी कम वोट है, 70-75 हजार वोटों से वो जीते हैं, वो खुद मान रहे हैं। लेकिन इतना दबदबा क्या कायम कर पाएंगे? उतनी क्षमता राव में है, उतना दम दिखा पाएंगे? अगर दिखाते तो इतने सालों की राजनीति होगी, शिक्षा भी उन्होंने लगाया है, हुड्डा से नाराज हुए, दिखा लेते वो अपना। मोहनलाल जी, आज हालात बदल गए हैं, आज हालात बदल गए हैं। तो जैसे केंद्र में सेंटर में अब मोदी जी की गारंटी और मोदी सरकार नहीं है, अब केंद्र में एनडीए की सरकार है। तो मोदी की तो खुद की बैसाखी के साथ सरकार, वही कह रहे हैं हम। तो राव का दाव उस टाइम नहीं चला। आज हरियाणा में बीजेपी की हालत खस्ता है,
आज हरियाणा में बीजेपी को राव की बैसाखी की आवश्यकता है, अहीरवाल की बैसाखी की आवश्यकता है। और यहां से जो विद्रोह होना था या इनके रुकावट आनी थी, वो कप्तान अजय सिंह वाला कांटा हुड्डा ने दोस्ती निभा के वो कांटा निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं हुड्डा जाट बेल्ट में और राव अहीर बेल्ट में दक्षिणी हरियाणा में अपनी पैठ मजबूत करें। तेरा दाव लगे तो तू मुख्यमंत्री, मेरा दाव लगे तो मैं मुख्यमंत्री। तो कौन कितनी ज्यादा सीट ला सकता है? राव ले आएंगे 11 की 11 सीट निकाल लेंगे, आप मान रहे हो? आज भी निकाल ली, वो तो इसी बात का तो दम ठोक रहे हैं। और कोसली की सीट भी कांग्रेस को, जो मैंने बताया कि मिली भगत की वजह से, वरना वो सीट भी अगर राव धर्मवीर की तरह से कोसली में थोड़ा सा भी अपना दमखम दिखाते तो रोहतक पार्लियामेंट सीट बेशक कांग्रेस जीत जाती, पर कोसली से बीजेपी की लीड तो रहती। तो आप कहना ये चाह रहे हैं राव भले ही कम मार्जिन से जीते हो, राव का अहीरवाल में कद अभी भी बरकरार है या बड़ा कद होकर के निकला है। अब तमाम जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो सब धराशायी हो जाएंगे, उनका अपना कोई नहीं रहेगा वजूद 2024 के विधानसभा चुनाव में। बड़ा होके निकला है। नांगल चौधरी से भी उन्होंने बढ़त दिलवाई, हालांकि वहां डॉक्टर अभय सिंह अब मंत्री भी बन गए हैं, पर क्योंकि डॉक्टर अभय सिंह ने कोई चीज क्लेम नहीं करी। महेंद्रगढ़ से भी अपने रिश्तेदार विधायक और वो उम्मीदवार था कांग्रेस का दान सिंह, उसके खिलाफ महेंद्रगढ़ से जीत दिलवाई, अटेली से जीत दिलवाई और नारनौल से जीत दिलवाई। लेकिन अब जो आप बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे राव का कद बढ़ गया, राव वाकई में बड़े ताकतवर होकर निकलेंगे, भले ही चाहे कम मार्जिन से जीते हो, लेकिन कोई रोड मैप राव ने दिया कि अपना इंसाफ मंच खड़ा करेंगे या पार्टी के साथ रहकर करेंगे? सुना नहीं या आपने गौर से बिटवीन द लाइंस नहीं आप सुनते। किसी पत्रकार ने या समर्थक ने जब पूछा उनसे कि आरती की टिकट का, बोला ये समय बताएगा। तो जगह भी नहीं बताई ना उन्होंने, यो तो हमने समय बताएगा, समय के साथ साथ जगह भी नहीं बताई। अभी आज नहीं, पता नहीं क्या। अब जो मैं बता रहा हूं, हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि जजपा हाशिए पे चली गई, इनेलो हाशिए पे चली गई, बसपा हाशिए पे चली गई। अब एक फैक्टर उभर के आया है आपका, आम आदमी पार्टी का। वो गठबंधन में 10 में से 1 सीट ले रहे हैं। अब ये गठबंधन जारी रखने के लिए वो 90 में से कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटें लेंगे वो देखने। क्योंकि इस चुनाव परिणाम में भी 46 सीटों पर कांग्रेस और आप विधानसभा में जीते हैं। 42 पे कांग्रेस जीती है और 4 सीटों पे आप जीती है। और कहीं ना कहीं सिरसा और रोहतक लोकसभा सीटों पर सारी की सारी विधानसभाओं में कांग्रेस जीती है। करनाल लोकसभा सीट की सभी विधानसभाओं पर सिर्फ भाजपा जीती है। तो ये एक तिकोना मुकाबला होगा। तो इस तिकोने मुकाबले में अगर कहीं कोई ऊक चूक होती है तो फिर राव कोई और निर्णायक कदम भी उठा सकते हैं। जैसे वो हालात उन्होंने खुद बताया है, ये हालात बताएंगे। नहीं, हालात तो बताएंगे। दूसरी तरफ हम एक और पहले आपसे सवाल कर रहे, जब आपसे जानकारी हमने ली थी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तो मारामारी हो रही है, कहीं ऐसा नहीं है? नहीं, प्रदेश तो क्या उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी अपना आदमी बनवाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष को भी लेकर है और सेंटर में हरियाणा से मिनिस्टर को लेकर भी है। अब 2 राज्य मंत्री थे, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह, और लगातार 2 योजना 14 से 19 भी, 19 से 24 भी। तो अब इस हालात में, इस सिनेरियो में 2 सीटें, 5 में से 2 सीटें
राव ने दिलवा के अपना कद बढ़ा लिया है। तो जरूरी नहीं है कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार भी मंत्री बनाया जाए। तो राव भी नहीं लेंगे आप? अगर राव को ये, क्योंकि पार्टी संगठन और दूसरी लॉबी जो खट्टर साहब की और आरएसएस, वो भी अपने एक एक चीज को, एक एक बयान को नापा तोला जाता है। तो वो राव के तेवरों को देखते हुए हो सकता है राव को संगठन से और हरियाणा से दूर रखने की कोशिश करें और राव को मंत्रिमंडल में ही जगह दिलवाएं। तो राव अब कैबिनेट मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री नहीं बनेंगे। तो फिर अगर कैबिनेट मंत्री बन गए तो क्या हरियाणा की लड़ाई लड़ पाएंगे? इतना टाइम मिल पाएगा? क्योंकि 4 महीने का समय है। सही कह रहे हो आप। फिर बात आ जाती है, जब राव कैबिनेट मंत्री बन गए तो प्रदेश अध्यक्ष किसको बनवाए जाए? तो राव जब कैबिनेट में जाके बैठेंगे, दिल्ली बैठेंगे, तो वहां उनकी से होगी और वो चाहेंगे कि फिर या तो धर्मवीर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए बीजेपी का, या कृष्णपाल गुर्जर को। तो आपने पहले कहा था मनीष मित्तल का नाम आ सकता है, बहुत खास आदमी है वो। ये राव का मैं बता रहा हूं। और जो पार्टी संगठन राव को काटने के लिए, अच्छा, आरएसएस, मनोहर लाल खट्टर, वो लॉबी अब कम से कम डॉक्टर अरविंद यादव को या किसी और को ना करके वो फिर सोहना से विधायक कंवर संजय सिंह को कर सकते हैं आगे। और जब दूसरा कोई नहीं बनेगा, मान के चलो कि भाई अब गठबंधन 40 आदमियों को एडजस्ट करना है अब एनडीए की सरकार में, तो हरियाणा से एक ही मंत्री ले लेंगे, काम चलेगा। तो खट्टर साहब को भी कहीं ना कहीं संगठन में, केंद्रीय संगठन में लिया जाए या हरियाणा के संग। खुद खट्टर साहब को भी, जो अब खट्टर साहब ने और नायब सैनी ने अदला बदली करी है, तो हो सकता है कि ये अदला बदली अब फिर कर ले। चलिए चलते चलते मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 5-10 दिन में जैसे केंद्र की सरकार बन जाएगी, 5-7 दिन में जो भी हो जाता है, उसके बाद राव के तलख तेवर देखने को मिलेंगे? मिलने चाहिए, जैसा इन्होंने कहा है। हमने अपने एक विश्लेषण में आपको बताया था, जब एम्स का प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन शिलान्यास करने आए थे, कि भाई 2-3 महीने से इनकी क्या डील हुई है, कोई ना कोई बात हुई है कि राव के तलख तेवर जो है वो नरम पड़े हैं। तो अब ये मंत्रिमंडल में आने के बाद या उसकी रचना होने के बाद पता चलेगा। तो देखिए, ये थे नरेश चौहान जी जो बता रहे हैं कि राव के तलख तेवर है, कोई भी बड़ा गुल खिला सकते हैं। और बात है हरियाणा प्रदेश की राजधानी की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के लड़ाई जो लड़नी है, क्या राव उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे बड़े दमखम के साथ? किस तरीके से उतरेंगे वो देखना होगा। तो ये नरेश चौहान जी ने पूरे हरियाणा की राजनीति पे बताया, और लगातार, क्योंकि चंद महीनों बाद ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, क्या क्या तस्वीर उभर के आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से नरेश चौहान जी ने बताया राव को लेकर के, कि जिस तरीके से कल उन्होंने भाषण दिया, बड़ी लड़ाई की बात करी, अब वो लड़ाई किस तरीके से लड़ते हैं ये देखना होगा। फिलहाल चौहान साहब आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से राजनीतिक चर्चाएं आप हरियाणा की लेकर के आए, फिर आएंगे किसी नए मुद्दे में। तब तक के लिए नमस्कार।